हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, इसी का बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया था और इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चंस आपको हमने करा दिया था। आज की इस क्लास में इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वे सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इसलिए क्लास आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये क्लास है। अच्छी तरह से सुनिएगा, आपको यहीं पर सारी चीजें याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग में से जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए आप लोग। एंड प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपके आ रहा है सामने लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न, प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? किसको बोलते हैं प्राथमिक क्रिया? प्राथमिक क्रिया मतलब वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध सीधे सीधे किससे होता है? प्रकृति से होता है। प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा संबंध किससे होगा? प्रकृति से होगा, है ना। जैसे कि आपका पशु का पालन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, मछली पालन करना, जमीन के अंदर खनिजों को निकालना अंदर से, कृषि करना, शिकार करना, है ना, भोजन का जमा करना, भोजन संग्रहण करना, ये सब के सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है जो सीधे सीधे पर्यावरण पर निर्भर होता है, जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो वे सभी क्रियाएं जिसमें मानव सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? मानव सीधे सीधे प्राकृतिक जो संसाधन है उसका उपयोग करता है, प्राथमिक क्रिया कहलाता है। ये क्रियाएं पर्यावरण पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है क्रियाएं? तो ये सीधा सीधा डायरेक्टली ये पर्यावरण पर निर्भर होती है, प्रकृति से जुड़ा होता है। और इसमें भूमि, जल यानी पानी, वनस्पति, खनिज आदि का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कृषि पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, आखेट यानी कि शिकार करना, खनन यानी कि जमीन के अंदर से खनिजों को निकालना, ये सब के सब कौन से क्रियाकलाप कहलाएंगे? ये सब के सब प्यारे बच्चों प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाएंगे। ये सब के सब हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाएंगे। समझ में आई बात? यस सर जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किन्हीं 5 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखें। यानी कि प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि 5 आपको प्राथमिक क्रिया का नाम बताना है। नहीं बता पाएंगे? अभी हमने प्राथमिक क्रिया का डेफिनेशन बताया और इसका हमने एग्जाम्पल दिया, तो आपको पूछ रहा है कि 5 प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम बताइए। तो आराम से 5 प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम आराम से आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे हमारा कृषि करना, पशु पालन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, जमीन के अंदर से खनिज को निकालना, शिकार करना, भोजन का संग्रहण करना, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। ये सब के सब क्या हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 5 प्रकार के, है ना, 5 प्रकार के प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम इस प्रकार हैं। आखेट और भोजन संग्रह यानी कि शिकार करना और भोजन का संग्रहण करना, पशुचारण यानी कि पशु को पालना, पशुपालन, मछली पकड़ना यानी मछली पालन, कृषि, खनन यानी जमीन के अंदर से खनिजों को निकालना। समझ में आई बात यहां तक? यस सर जी, समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नेक्स्ट, तीसरा नंबर का, रोपण कृषि आपको दे देगा एग्जाम में सीधा सीधा। रोपण कृषि या दे देगा, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि को परिभाषित कीजिए। तो रोपण कृषि किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? रोपण कृषि मतलब ऐसी कृषि जिसमें फसल को एक बड़े से खेत में लगाने के बाद, एक बड़ा सा खेत में रोपण करने के बाद, है ना, बहुत लंबे समय के बाद हमको क्या मिलता है? उत्पादन मिलता है। लेकिन बहुत कई वर्षों तक हमें उत्पादन की प्राप्ति होता है। यानी कि एक बार फसल को, एक बार पौधे को रोपण कर दिया खेत में, तो लंबे समय तक हमें उत्पादन की प्राप्ति होती है। और ये हमारा लाभ कमाने के उद्देश्य से, यानी जो रोपण कृषि है प्यारे बच्चों, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से, ये प्रमुख से व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है रोपण कृषि। रोपण कृषि किसके लिए? व्यापार करने के लिए, मुनाफा यानी लाभ कमाने के लिए किया जाता है। एक बार खेत में लगा देते हैं तो कई वर्षों तक इससे हमें उत्पादन की प्राप्ति होती है। रोपण कृषि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यूरोप वासियों के द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत किया गया था। रोपण कृषि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? यूरोप वासियों के द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत किया गया था। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे? जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, कपास, नारियल, सुपारी, अनानास, है ना, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हमारा चला जाएगा प्यारे बच्चों आपका रोपण कृषि में, जिसको हम लोग मुनाफा कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। तो ऐसी कृषि जिसमें फसल को एक बार रोपण करने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन की प्राप्ति होती है, कई वर्षों तक उससे हमें उत्पादन मिलता है।
ठीक, यह कृषि व्यापार और लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो कृषि किया जाता है प्यारे बच्चों प्रमुख रूप से किसके लिए, व्यापार करने के लिए और साथ साथ में लाभ कमाने के लिए किया जाता है। रोपण कृषि की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, जो यूरोपीय देश हैं, है ना, ब्रिटेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, इन सभी देशों के द्वारा शुरू किया गया था रोपण कृषि की शुरुआत। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में चाय, कॉफी, रबर, कपास, गन्ना, केला, अनानास, ये सब के सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, जीवन निर्वाह कृषि किसको बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि किसको बोलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। जीवन मतलब जिंदगी, निर्वाह का मतलब होता है चलाना, कृषि का मतलब होता है खेतों में अनाज का उत्पादन करना। यानी प्यारे बच्चों ऐसी कृषि, वैसा कृषि जिसमें फसल का उत्पादन मानव अपने पेट भरने के लिए करता है, जिसमें किसान फसल का उत्पादन परिवार के सदस्यों का लालन पालन करने के लिए, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने के लिए, जीवन चलाने के लिए करता है। यह कृषि इसलिए नहीं किया जाता कि वस्तु को बाजार में बेचा जाए, बल्कि नहीं, यह कृषि किया जाता है घर के परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि। तो ऐसी कृषि जो मुख्य रूप से परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, ऐसी कृषि जो मुख्य रूप से परिवार की आवश्यकता को, जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। इसमें उत्पादन का जो अधिकांश हिस्सा है, यानी ज्यादातर जो उत्पादन है वो क्या करते हैं, ज्यादातर हिस्सा खेती करने वाले परिवार अपने भोजन, वस्त्र और घरेलू जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है, न कि बाजार में बेचने के लिए। यानी प्यारे बच्चों, खेत से जो भी उत्पादन होता है इसको बाजार में कतई बेचा नहीं जाता है, बल्कि घर में रख देते हैं, घर के परिवार के सदस्यों के पेट भरने के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। याद रहेगा, जीवन निर्वाह कृषि। यस सर जी, समझ में आ गया। ठीक, अगला हमारा है रोपण कृषि की किन्हीं 5 फसलों के नाम लिखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के, है ना, 4 फसलों का नाम या 4 उदाहरण आपको पूछ रहे हैं, तो नहीं बता पाएंगे। यस सर जी, बता देंगे। रोपण कृषि के अंतर्गत कोई 4 आपको उदाहरण देना है तो बता दीजिए आप। चाय हो जाएगा, चाय के बाद कॉफी हो जाएगा, कॉफी के बाद रबर हो जाएगा, है ना, रबर हो जाएगा, रबर के बाद कपास हो जाएगा, है ना, कपास हो जाएगा, उसके बाद आपका गन्ना हो जाएगा, उसके बाद आपका, है ना, क्या बोलते हैं, नारियल हो जाएगा, सुपारी हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रोपण फसल हैं। ये सब के सब क्या है, रोपण फसल हैं। तो रोपण फसल के किन्हीं 4 फसलों के नाम इस प्रकार हैं, चाय, कॉफी, रबर, कपास। चाय, कॉफी, रबर, कपास। आप सबको हमने पढ़ाया था, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा तो असम में होता है, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भारत में। कॉफी का उत्पादन कौ से कर्नाटक, तो सबसे ज्यादा आपका कर्नाटक में होता है। रबर का उत्पादन कहां होता है, तो रबर का उत्पादन केरल में आपका बहुत ज्यादा होता है। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो गुजरात में होता है कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन। समझ में आई बात। यस सर जी, समझ में आ गया ये सारा का सारा चीज। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। यानी जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि का मतलब कर्तन और दहन कृषि, इसी को बोलते हैं झूमिंग कृषि। कर्तन और दहन कृषि इसी को बोलते हैं, इसी को आदिमकालीन निर्वाह कृषि बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्थानांतरित कृषि है इसका जो आने वाला भविष्य है ये अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, कैसे इसका भविष्य अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि जो हमारा स्थानांतरित कृषि होता है इसमें पहले तो जंगल को काटा जाता है, जंगल को काटने के बाद जंगल को जलाया जाता है, जंगल को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, और जलाने के बाद उसमें राख आ जाता है, मूस, राख, खरपतवार आ जाते हैं, जिससे भूमि हमारा उपजाऊ हो जाता है। फिर उसमें फसल का उत्पादन करते हैं, फिर क्या करते हैं, फसल का उत्पादन। तो प्यारे बच्चों, जंगलों को जब काटा जाता है और जंगलों को जब जलाया जाता है तो काटने से और जलाने से क्या हो जाएगा, जंगलों की कमी हो जाएगी, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा, इससे हमारा पर्यावरण, जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को दिक्कत होगा, इससे हमें सांस लेने से संबंधित समस्याएं होंगी, इससे मिट्टी का कटाव होगा, पेड़ पौधे काट देंगे तो
वर्षा सही से समय पर नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या होगी। अर्थात जो कर्तन और दहन कृषि है, इससे हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है। इसलिए इस कृषि का भविष्य नहीं है, ये कृषि धीरे धीरे हमारा समाप्त होता जा रहा है। ठीक, तो स्थानांतरित कृषि का इसलिए भविष्य अच्छा नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कृषि प्रक्रिया में वनों को जला करके कृषि भूमि तैयार करते हैं। ठीक, तो वर्षों जो जंगल होते हैं उसको जला करके जब भूमि तैयार करेंगे तो जिसके कारण क्या होता है, जो जंगल है, जंगल भूमि में कमी आ जाती है, यानी वनों की कमी हो जाएगी, पेड़ों की कमी हो जाएगी। और इससे क्या होगा, तो इससे पेड़, वहां पर जंगलों में रहने वाले जीव जंतु में कमी हो जाएगी, मृदा यानी मिट्टी का अपरदन होगा। इससे क्या होगा, वर्षा नहीं होगा समय पर। इससे हमारा वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होगा। इससे हमारा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से संबंधित समस्याएं होंगी। तो जो कि हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों, एक तरह से ये सब के सब हमारे लिए चुनौती है। इसलिए हमारा कर्तन और जो दहन कृषि है, इसका भविष्य आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। समझ में आई बात? यस सर जी, समझ में आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, कर्तन और दहन कृषि की व्याख्या कीजिए। ले भाई, क्वेश्चन आ गया आप सबके सामने। कर्तन और दहन कृषि को व्याख्या करने बोल रहे हैं। कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, कर्तन, अभी हमने कहा आपको, कर्तन का मतलब होता है काटना, कर्तन का मतलब काटना, और दहन का मतलब क्या होता है? तो सर, दहन का मतलब होता है जलाना। दहन का मतलब जलाना, यानी पहले जंगलों को काटना, फिर जंगलों को जलाना, और जलाने के बाद वहां पर फिर क्या करना, फसल का उत्पादन करना। यही कृषि कहलाता है कर्तन एवं दहन कृषि। इसी को बोलते हैं आदिम कालीन निर्वाह कृषि, इसी को बोलते हैं असम में झूमिंग कृषि। याद रहेगा? यस सर जी। तो ऐसा कृषि जिसमें किसान के द्वारा सबसे पहले जंगलों को काटा जाता है, फिर जंगलों को काटने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, फिर जिससे जली हुई राख से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, उत्पादन करने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। और फिर कुछ साल खेती करने के बाद किसान उस खेत को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर जी, कर्तन और दहन कृषि हमें समझ में आ गया। याद रखिएगा, भारत का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, जो असम वाला क्षेत्र है, वहां पर इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। इसको इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। इसको अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिल्पा के नाम से। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि आपको सीधा सीधा दे देगा ऐसे ही, या कहेगा भूमध्य सागरीय कृषि का वर्णन कीजिए। भूमध्य सागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको, भूमध्य सागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं? किसके बोलेंगे भूमध्य सागरीय कृषि? वह कृषि जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य सागर आपने देखा है? यस सर जी, देखे हैं। जो आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये पड़ता है लगभग यहाँ पर, इधर पड़ता है आपका पुर्तगाल, यहाँ पड़ता है इटली, इधर पड़ता है आपका तुर्की वाला क्षेत्र, फिर इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र वाला क्षेत्र है ना। तो इसके चारों तरफ से देश है। तो इस क्षेत्र में कौन सा कृषि? ये हो गया भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के चारों ओर जो कृषि किया जा रहा है भूमध्य सागर जलवायु वाला क्षेत्र में, इसी को बोलते हैं क्या? भूमध्य सागरीय कृषि। और इस कृषि के अंतर्गत खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन करते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत किसका उत्पादन करते हैं? अंगूर का उत्पादन, जैतून का उत्पादन, इंजीर का उत्पादन, नींबू, संतरा, इमली, आंवला का उत्पादन। जो खट्टा होता है, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, उन्हीं फलों का उत्पादन करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि वाले क्षेत्र में। ठीक, तो याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। यह एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है, एक विशेष प्रकार का खेती है। इसमें खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे और रसदार फल बहुत अच्छे लगते हैं ना आप लोग को? बहुत पसंद है ना? क्या पानी आ रहा सर, ज्यादा मत ललचाइए। हाँ, क्या कर रहे हैं आप, है कि नहीं? नींबू का नाम तो कतई मत लीजिए। हाँ, इमली वाला तो नाम बंद ही कर दीजिए सर, देखते ही देखते आहा पानी गिर जाएगा सर, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। तो ये सारे रसदार और खट्टे फलों का उत्पादन होता है, अंगूर का उत्पादन होता है, इंजीर का उत्पादन होता है, जैतून का उत्पादन होता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रबर उत्पादन करने वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखें। रबर उत्पादक किन्हीं दो देशों के नाम लिखने के लिए आप सब किसी को बोल रहे हैं।
ठीक है, रबर का उत्पादन। हमने आपको पढ़ाया प्यारे बच्चों कि अगर पूछा जाए कि भारत में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो भारत में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन, यहाँ एक राज्य है आपका केरल। केरल के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको पता हो गया होगा। केरल भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य, केरल सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, केरल मानव विकास में प्रथम स्थान पर है, केरल आपका महिला पुरुष साक्षरता में पहला स्थान पर है, केरल मसालों का राज्य कहलाता है, केरल आपका क्या करता है, रबर का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया है, लेकिन आपको पूछ ही नहीं रहे, आपको पूछ रहा है दो देशों के नाम, आपको देश बताना है, दो कौन से देश हैं जो रबर का उत्पादन बहुत ज्यादा करते हैं। तो वो दो देश हैं प्यारे बच्चों, आपका इधर पड़ता है आपका थाईलैंड और आपका मलेशिया इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। ठीक है, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया ये दो देश हैं। तो रबर उत्पादक दो देश निम्नलिखित हैं, एक आपका थाईलैंड और दूसरा आपका इंडोनेशिया। याद रहेगा आप सब किसी को? अरे यार कब खत्म हो गया भूमध्य सागरीय कृषि, अभी तक पानी बहाए जा रहे हो। हाँ क्या जमाना आ गया तन्हाइयों तक तुम नहीं आए, जमाना आ गया तन्हाइयों तक तुम नहीं आए, जवानी आ गई रुसवाइयों तक तुम नहीं आए, किसी को देखते ही आपका आभास होता है, निगाहें आ गई परछाइयों तक तुम नहीं आए, समापन हो गया नभ में सितारों की सभाओं का, उदासी आ गई अंगड़ाइयों तक तुम नहीं आए। सर हम सोचे आज आएगा, खाने को मिलेगा इमली संतरा नींबू, मिला नहीं, तो पानी बहाते रहो तुम लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखें। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किसको बोलते हैं? विस्तृत का मतलब होता है जो कृषि बहुत बड़े क्षेत्रफल पर किया जाता है। वाणिज्य का मतलब होता है जो कृषि व्यापार करने के उद्देश्य से करते हैं। और अनाज का मतलब होता है इसमें आपका चावल, गेहूं, उसके बाद मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से जिन अनाजों को खाने के लिए उपयोग करते हैं। यानी बड़े से क्षेत्रफल पर व्यापार करने के उद्देश्य से चावल यानी मोटे अनाज का उत्पादन करना, यह कहलाता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। और यह प्रमुख रूप से कहां पर किया जाता है प्यारे बच्चों? तो हमने आपको घास के मैदान पढ़ाए थे, याद है चैप्टर आप सब किसी को? यस सर जी याद है हमको चैप्टर कि आपने पढ़ाया था पड़ियरी घास का मैदान, जिसको गेहूं का कटोरा कहते हैं, जो अमेरिका में है, पंपास घास का मैदान जो अर्जेंटीना में है, वेल्ड घास का मैदान जो दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स घास का मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में है। आपने पढ़ाया था, नहीं पढ़े तो देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, या सर्च कर लीजिए क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 5 बाय गुलाब सर। ठीक, तो आपको पूछ रहा है इसके 4 फसल, तो कौन हो जाएंगे? आपको अनाज पूछ रहा है ना, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो अनाज के अंतर्गत कौन आते हैं? चावल आता है, गेहूं आता है, मक्का आता है, ज्वार, बाजरा, रागी आता है। तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब के सब हमारा सही है। ठीक है, ये सब के सब हो जाएंगे हमारे क्या? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक, अगला बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये 10 महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, ये 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्यारे बच्चों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। आपको 4 गो पद दिए गए हैं, 4 गो पॉइंट दिए गए हैं, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, ट्रक फार्मिंग, मिश्रित कृषि। इन चारों टॉपिक्स को, इन चारों पॉइंट्स को, इन चारों पदों को व्याख्या करने बोल रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से व्याख्या करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो कैसे करेंगे इसका व्याख्या बताइए? एक एक करके सारा पॉइंट आपको हमने पढ़ाया हुआ है। सामूहिक कृषि किसको बोलते हैं? सामूहिक कृषि वैसा कृषि जिसमें कई लोग एक सहकारी संस्था बनाते हैं, है ना। सामूहिक कृषि में सहकारी संस्था नहीं बनाएगा, सामूहिक कृषि में कई किसान मिल जाते हैं। ये एक किसान मिल गया, ठीक है, ये दूसरा किसान मिल गया, ये एक तीसरा किसान मिल गया, इन्होंने अपना जमीन दे दिया, इन्होंने अपना ट्रैक्टर दे दिया, इन्होंने पानी पटाने वाला मशीन दे दिया, सबने मिल करके क्या किया प्यारे बच्चों? उत्पादन किया, लाभ कमाया। तो ये कहलाएगा सामूहिक कृषि। और सामूहिक कृषि का सबसे ज्यादा जो है प्यारे बच्चों विकास सफलतम परीक्षण आपका हुआ है कहां पर? रूस वाला क्षेत्र में। ठीक है, सहकारी कृषि में क्या होता है? तो सहकारी कृषि में कई लोग
जमीन उमीन नहीं रहता है इसका, सिर्फ पैसा लगा करके कमाता है ये लोग सहकारी संस्था बना करके। तो ये होगा सहकारी कृषि का सफलतम परीक्षण कहाँ हुआ था? सहकारी कृषि का सफलतम जो परीक्षण है ये हुआ था डेनमार्क में। याद है ना आप सब किसी को? डेनमार्क, यस सर जी। उसके बाद है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग किसको बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग, सब्जी के उत्पादन को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। खेतों में सब्जी का उत्पादन करके ट्रकों में भर करके सीधा बाजार में ले आकर के बेचा जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग, याद रखिएगा। फिर हमारा चौथा है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसे मिश्रित कृषि बोलते हैं। तो चारों पदों का व्याख्या करना है, आप सबको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए एक एक करके सारा देखते हैं। सामूहिक कृषि, जब कृषकों के एक समूह यानी जब कई सारे किसान मिल करके अपने संसाधनों को मिला करके, जमीन हो गया, पंपिंग सेट, पानी पटाने वाला मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सारे संसाधन को मिला करके क्या करते हैं? सहयोग से यानी मिलजुल करके कृषि कार्य करते हैं, इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। इस कृषि की शुरुआत कहां पर? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ रूस में कोल खोज के नाम से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, कोल खोज बोलते हैं वहां पर। ठीक। दूसरा हमारा सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में क्या होगा? कुछ लोग अपना एक तरह से सहकारी संस्था बना करके, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या बनाएंगे? एक सहकारी संस्था बना करके, है ना। सहकारी यानी खुद से अपना एक समूह बना करके, संस्था बना करके क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो इसे सहकारी कृषि बोलते हैं। सहकारी कृषि का सबसे सफलतम परीक्षण कहां हुआ था? डेनमार्क में हुआ था सहकारी कृषि का सबसे सफलतम परीक्षण। फिर हमारा है तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, ट्रक फार्मिंग किसको कहेंगे? ट्रक फार्मिंग खेती का, सब्जी का उत्पादन करना। सब्जी का उत्पादन क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग कहलाता है। तो सब्जी के उत्पादन को ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं, क्योंकि सब्जियों को उत्पादन करने के बाद ट्रकों में भर करके सीधा मंडी में भेज दिया जाता है। कहां भेज देते हैं? बाजार में भेज देते हैं, सब्जी मंडी में भेज देते हैं बेचने के लिए। ठीक है, तो यह कहलाता है ट्रक फार्मिंग। फिर चौथा हमारा पॉइंट है मिश्रित कृषि। वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन भी किया जाता है, इसे मिश्रित कृषि बोलते हैं। ठीक। तो मिश्रित कृषि वह पद्धति है जिसमें किसान फसल उत्पादन करने के साथ साथ, मतलब कृषि करने के साथ साथ पशुपालन भी करता है, तो इसे कहते हैं मिश्रित कृषि। इसमें अनाज के रूप में गेहूं, मकई, जौ आदि फसलों को उत्पादन किया जाता है और साथ साथ में प्यारे बच्चों गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पाले जाते हैं। इससे किसान को अनाज, दूध, मांस, ऊन सारी चीजें प्राप्त होती है। और यह खेती खास करके विकसित देशों में, जो विकसित जो है राष्ट्र है, खास करके यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देश जो विकसित हैं, वहां पर किया जाता है आपका मिश्रित कृषि। समझ में आई बात अच्छी तरह से? यस सर जी, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा प्यारे बच्चों। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गहन निर्वाह कृषि किसको बोलेंगे? वह कृषि जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है ना, जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा घनी होती है प्यारे बच्चों, वहां पर किया जाता है ये कृषि। और जहां पर मानसून कैसा होता है, जहां पर जलवायु कैसा होता है? मानसूनी जलवायु होती है। मानसूनी जलवायु का मतलब क्या हुआ कि जहां पर वर्षा अच्छा खासा होता है, जुलाई सितंबर, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास ये सब टाइम पीरियड में क्या होती है? वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा। तो इसको बोलेंगे गहन कृषि। अब गहन कृषि की विशेषता क्या है? कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है, पहला इसका विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता क्या हुआ कि भाई खेत में एकदम एक ही साथ कई सारे फसल लगाते हैं। आलू भी लगा दिया, थोड़ा सा मटर भी लगा दिए, साइड से ललका वाला मूली लगा दिए, टमाटर लगा दिए, है ना, यानी छिड़क दिए सबके सब। आ रही बात समझ में? गहन कृषि। पशुपालन भी करते हैं थोड़ा बहुत इसमें साथ साथ में। अनाज का उत्पादन बहुत कम होता है, केवल इससे परिवार का लालन पालन होता है, केवल इससे परिवार का क्या होता है? पेट भरता है। यह उत्पादन बाजार में बेचने के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार के उत्पादन में, यानी जो गहन निर्वाह कृषि होता है, इस कृषि में प्रमुख रूप से चावल और गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरक, खाद, यूरिया, पोटास ये सब का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। आ रही बात समझ में? परिवार के सदस्य लोग दिन रात उसमें लगे हुए रहते हैं, काम करते हैं।
ठीक है, तो बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। पहला हमारा है कि भाई ये कहां होता है, जहां पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है वहां पर यह कृषि होता है। ठीक, और खेतों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। कृषि कार्य में कृषक का यानी किसान का पूरा परिवार लगा रहता है। आ रही बात समझ में, पूरा एकदम सब के सब, ये किसान हो गया है ना। अब किसान की पत्नी जो है वो पानी लेकर के, सारा चीज लेकर के, खाना लेकर के पहुंचाने के लिए गया है ना। और पीछे पीछे से ये जा रहे हैं एकदम, है ना। पापा का मगरमच्छ पड़ियां सब साथ साथ में पीछे पीछे चल दिए रोते रोते, हमको भी जाना है, हमको भी जंगल चुनना है, हमको भी बकरी के लिए घास लाना है, चल दिए पीछे पीछे। तो सब दिन रात लगे रहते हैं खेत में। ठीक, इस कृषि में यंत्रों का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है। यानी प्यारे बच्चों, जो हमारा गहन निर्वाह कृषि है इसमें औजार का प्रयोग बहुत कम करते हैं, यंत्र का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम करते हैं। आमतौर पर मानव जो है श्रम का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, यानी मानव खुद से वो काम करते हैं, दिन रात अपना शारीरिक काम करते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर जी, शारीरिक काम करता है। ठीक है, हाँ। अगला हमारा, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि का अनुकूलतम प्रयोग करने की चेष्टा की जाती है कि भाई कृषि पर जो हमारा भूमि है उस पर दबाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा, तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो भूमि है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक फसल काटे तुरंत दूसरा फसल बो दिए, तुरंत तीसरा फसल लगा दिए, चौथा फसल लगा दिए, यानी कि थोड़ा भी खेत को आराम नहीं मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं, कृषि की गहनता इतनी अधिक होती है कि एक ही वर्ष में 3 से 4 फसलें बो दिया जाता है, लगा दिया जाता है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर खाद एवं हरी खाद, यानी कि साग सब्जियों के पदार्थ, सड़े गले पदार्थ, पौधे की पत्तियां, यही सब डालते हैं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये सब दवाई नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि पूंजी बहुत कम होता है, पैसा बहुत कम होता है किसान के पास। इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। यानी प्यारे बच्चों, छोटा सा क्षेत्र है लेकिन दिन रात लगा हुआ है, पानी पटा रहा है, जंगल चुन रहा है ना, कुछ ना कुछ कर रहा है। हम भी बचपन में थे ना, हम लोग के घर के बगल में एक खेत था, एकदम हर समय वहीं पर रहते थे। ठीक है, हम क्या करते थे, एक तो गाय का गोबर डालते हैं ना, हम मुर्गी का टॉयलेट लेके डालते थे। ठीक है, हाँ, मुर्गी का फार्म में जाते थे, बोड़ा में उसका पूरा का पूरा जो रहता था ना भर के पैक करके ला के खेत में डाल देते। ले भाई, बड़ा बड़ा प्याज, ललका वाला प्याज, बड़ा बड़ा लहसुन। समझ में आ रही बात? हाँ, ये सीक्रेट बता रहे हैं, बताना मत किसी को। हाँ, एक बार डाल के देखना खेत में मुर्गी का टूटी, क्या बोलते हैं उसको, पोटी, है ना, टूटी नहीं पोटी। समझ में आ रही बात? इस कृषि में खाद्यान्न फसल पर अधिक जोर दिया जाता है। यानी खाद्यान्न फसल का मतलब प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग खाते हैं सुबह दोपहर शाम, जैसे कि गेहूं का उत्पादन, मकई का उत्पादन, चावल का उत्पादन, ये सब पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ये सब पर ज्यादा बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। यह कृषि अत्यधिक उपजाऊ भूमि और उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्र में किया जाता है, जहां पर मानसूनी जलवायु होती है, जहां पर नदियां होती है, जहां पर सिंचाई के साधन होते हैं, वहीं पर आपको होता है। मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है यह कृषि। समझ में आई बात? हाँ, ये सीक्रेट बताना मत किसी को। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अंतिम क्वेश्चन है लेकिन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रोपण कृषि की विशेषताओं को लिखें या रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं, आराम से कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। रोपण कृषि किसको बोलते हैं? वैसा कृषि जिसको एक बार खेत में लगा देते हैं, रोपण कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं, तो कई वर्षों तक उससे हमें उत्पादन प्राप्त होता है। रोपण कृषि की शुरुआत यूरोप वासियों के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत विशेषता की बात करते हैं अगर, तो पहला विशेषता यह हुआ कि बड़े से क्षेत्र में यह कृषि किया जाता है, यानी कि बहुत बड़े से भूभाग में, बहुत बड़े से क्षेत्रफल में किया जाता है यह कृषि। दूसरा, ये जो कृषि किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से और साथ साथ में व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है यह कृषि। तीसरा पॉइंट आपका क्या हुआ कि तीसरा पॉइंट आपका है भाई कि ये जो कृषि किया जाता है इसमें श्रम का, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसमें नया नया टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, मशीनों का प्रयोग होता है बहुत ज्यादा यहाँ पर इस कृषि में। प्यारे बच्चों, यानी जो रोपण कृषि है यहां पर अच्छा खासा आपको पूंजी लगता है, यानी पैसा आपको लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक, यह जो रोपण कृषि होता है, रोपण कृषि का उद्देश्य होता है क्या? निर्यात करना, यानी दूसरे देशों को बेचने के लिए यह किया जाता है कृषि।
समझ में आई बात? यस सर जी। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक ही फसल का उत्पादन, यानी कि पूरा बड़ा सा खेत है और उसमें एक ही प्रकार का फसल लगा दिया, पूरा चाय का बागान, पूरा खेत में आपको नारियल ही नारियल, सुपारी ही सुपारी, चाय ही चाय, है ना, चश्मे ही चश्मे, अरे नहीं चश्मे ही चश्मे नहीं, आप जाओगे हरियाणा, हम हरियाणा गए थे एग्जाम देने के लिए, वहां पर दुकान सब मैंने क्या लिखा रहता है, चश्मे ही चश्मे, बैग ही बैग, कलम ही कलम, पंखे ही पंखे, एसी ही एसी। अरे यार हंस हंस के पागल हो गए थे हम लोग, पहला बार हरियाणा गए थे तो तो पूरे खेत में चाय ही चाय, कॉफी ही कॉफी, गन्ना ही गन्ना। ठीक, तो रोपण कृषि के अंतर्गत बड़े से क्षेत्रफल में केवल एक ही प्रकार की नकदी फसल, जिससे हमें नकद में पैसा प्राप्त होता है, नकदी फसल का उत्पादन करते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबर आदि। अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता, यानी पूंजी बहुत ज्यादा लगाया जाता है। रोपण कृषि करने के लिए बहुत अधिक पूंजी और कुशल मजदूरों की जरूरत पड़ती है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है। निर्यात प्रधान, यानी जो रोपण कृषि किया जाता है यह दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए, बेचने के लिए किया जाता है यह कृषि, न कि केवल अपना पेट भरने के लिए। भाई सारा अंगूर का उत्पादन करके आप खाओगे क्या? नहीं ना, अंगूर को निर्यात कर देंगे। हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर का लीची, केरल का मसाला, असम का चाय, कर्नाटक, गुजरात, ये सब का कपास क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। तो रोपण कृषि मुख्य रूप से विदेशी बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए किया जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या कमाया जाता है, लाभ कमाया जाता है, मुनाफा कमाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है तकनीक का अधिक प्रयोग। रोपण कृषि करने के लिए आधुनिक तकनीक और मशीनों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी ये कृषि करने के लिए बड़े बड़े मशीन चाहिए, ड्रिप सिंचाई करने के लिए, यानी पानी का छिड़काव करने के लिए, दवाई का छिड़काव करने के लिए, बीज को लगाने के लिए, उसकी साफ सफाई, जंगलों की कटाई करने के लिए, सिंचाई करने के लिए क्या चाहिए, बड़े बड़े मशीन और बहुत ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहा होगा। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं भाई कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में टॉपर होने से कोई रोक नहीं पाए, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त हो जाए, उसके लिए आप लोग को ये पीडीएफ प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे तरह से सारे क्वेश्चंस को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे UMID उम्मीद क्लासेस, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। या फिर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आपका एक बैच है स्पेशल, आपका उम्मीद बैच। कौन सा बैच? उम्मीद बैच, जिसका फी मात्र 499 रुपया है, जिसमें आपकी सारी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से होती है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें प्रॉपर यहां पर आपको मिलने वाली है। कहां पर? उम्मीद बैच में। ठीक है, हमने क्वेश्चन बैंक का टेस्ट देना शुरू कर दिया है, बच्चे लगाने भी शुरू कर दिए हैं, कहीं आप लेट नहीं हो जाइए, जल्दी से आप लोग टेस्ट लगाना भी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए तो 75 43 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा प्यारे बच्चों, तो क्लास को सबसे पहले आप लोग लाइक कर देंगे, सारे के सारे बच्चे। लाइक करने के बाद अपने दोस्त यार को जो भी हैं उनको क्लास शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे नए हैं सारे बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे एंड प्यारा सा मीठा सा दिल वाला कमेंट कर देंगे कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।